जानबूझ के शिकार इसलिए बनाया क्योंकि आप मुस्लिम हैं, इस वजह से आपको शिकार बनाया गया? मुसलमान होने की वजह से जो है जुल्म का शिकार बनाया गया, ये केसेस हमारे ऊपर डाले गए। एक लड़का जो IIT टॉपर है, वो सर्जिल इमाम, उसको जेल में बंद कर दिया गया। एक इसी तरह जो आप देखेंगे कि खालिद सैफी जो कि दाढ़ी, इसके चेहरे पे दाढ़ी है और जो है इंसाफ की बात करता है, जो मजलूमों की फैमिलीज का सपोर्ट कर रहा था, जो लोगों के साथ जो है वो लोगों की हेल्प और मदद करता है, अब उसको जो है अरेस्ट कर दिया। सब पढ़े लिखे लोग हैं जो कुछ सोचते हैं, अपने पास दिमाग रखते हैं, अच्छा और बुरे का जो है वो फैसला कर लेते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को आप उठाइए और उठा के जेल में डाल दीजिए। जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज बुलंद करेंगे तो आप जो है उसके शिकार बनाए जाएंगे, आप जो है टारगेट किए जाएंगे। आपकी आवाज को दबाने के लिए जो है हर तरह, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि ये जुल्म है और इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। लोग लड़े हैं तो आज हम आज़ाद हुए हैं, तो हम लड़ेंगे तो ये जुल्म कम होगी। जब भी किसी की ऐसे बेगुनाह की जब अरेस्टिंग होती है तो कहते हैं कि लोग तुमने सुन्नत यूसुफिया अदा करके आए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या हमारे जहन में था कि जब आप इंसाफ के लिए लड़ेंगे, जब आप जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो आप जो है उसके शिकार बनाए जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर। जामिया हिंसा को लेकर तमाम लोगों को अब बरी करना अदालत ने शुरू कर दिया है। आसिफ इकबाल तन्हा आज हमारे साथ मौजूद है और वो उस जीत की वो तस्वीर है जिस पर सत्ता ने तमाम स्टूडेंट एक्टिविस्ट पर ये इल्जाम लगाया था कि वो दंगाई है, उन्होंने दंगा भड़काया है, हिंसा भड़काई है और तो और पुलिस पर हमला तक करने की उन्होंने कोशिश की है। आपका फलतू न्यूज में स्वागत है आसिफ। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जामिया हिंसा पर जो केसेस थे उसमें आज आपकी बड़ी जीत हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से जामिया हिंसा बोलकर आप लोगों को निशाना बनाया गया, आज इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस जीत पे तो मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने लॉयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चले। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि जो एलिगेशंस हमारे ऊपर लगे थे वो सारे एलिगेशंस को आज कोर्ट ने जो है ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी जो है एविडेंस ऐसी नहीं है जिनके बुनियाद पे जो है इन पे केस चलाया जा सके। और ये जो प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे या स्टूडेंट्स कर रहे थे ये गैर संवैधानिक नहीं है, ये संविधान इसकी इजाज़त देता है तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन क्यों लिया और 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं जिस पे हम लोग जो है वो रेगुलर कोर्ट जा रहे हैं, उसमें जो है हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कोर्ट के खर्चे हैं, जबकि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई जॉब नहीं करता है और उनको 3 साल तक जो है वो सर्वाइव करना पड़ा, उनकी फैमिली को जो है वो सर्वाइव करना पड़ा। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी दिल्ली के अंदर, वो स्टूडेंट्स भी आज तक दिल्ली में थे क्योंकि केस की वजह से वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सक रहे थे, या किसी को देश से बाहर किसी काम के लिए अपने जाना था तो वो नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके ऊपर जो है वो केस चल रहा था। तो आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए, हमारे उन फैमिलीज मेंबर के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे साथ जो है वो खड़े रहे कि आज एक जीत हुई है। मेरी ये दूसरी जीत है। पहली जीत मेरी तब हुई थी जब मैं UAPA में 13 महीने जेल में रह के बाहर आया था और जो है ये दूसरी जीत है कि आज जो है हमको दोबारा कोर्ट ने जो चार्जेस हमारे ऊपर लगे थे उन तमाम चार्जेस को जो है वो हटा दिया। दंगाई बताया गया, हिंसा फैलाने वाला बताया गया और यहाँ तक कि मास्टरमाइंड तक करार करने की कोशिश की गई। कैसे देखते हैं आप इन सब तमाम चीजों को? देखिए, इसमें क्या है कि ये जो मीडिया है इसमें उसका एक अहम रोल रहा है ये सब बताने और दिखाने में कि हिंदुस्तान को जो है वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है आसिफ इकबाल तन्हा। आज भी यूट्यूब में वो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जो है वो टेरर एक्टिविटीज़ में जो है इनको अरेस्ट किया गया है। ये दिल्ली में आग लगाना चाहते थे, दिल्ली में हिंसा भड़काए, 53 लोगों के मौत के जिम्मेदार हैं ये लोग। हम लोगों को जो आरोप, एक न्यूज़पेपर है जिसने ये कह दिया कि ये लोग तो मुजरिम हैं,
एक मुलजिम होता है और एक मुजरिम, जिसपे सजा जो है वो जो इस पे जो एलिगेशन होता है वो सही जो साबित हो जाता है तो उसको मुजरिम कहा जाता है। तो उसने हम लोगों को मुजरिम तक कह दिया न्यूज़पेपर में हम लोगों पे फोटोज लगा के कि ये लोग मुजरिम हैं। तो जब इस तरह के सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट किए, बनाए, उसमें जो है ये कोशिश कर रहे थे, सरकार ये कोशिश कर रही थी कि इनकी जो आइडेंटिटी है, इनकी जो छवि है, उसको इस तरह से खराब कर दिया जाए कि ये दोबारा जो है कभी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो है वो आवाज ना उठा सके, विरोध ना कर सके। आसिफ, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीइंग अ मुस्लिम, आपको लगता है कि आपको जानबूझ के शिकार इसीलिए बनाया है क्योंकि आपके नाम में उर्दू शब्द छुपा हुआ है, या आप मुस्लिम हैं इस वजह से आपको शिकार बनाया गया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है और कि मुसलमान होने की वजह से जो है जुल्म का शिकार बनाया गया या केसेस हमारे ऊपर डाले गए। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका नाम उर्दू तो है, लेकिन आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो गवर्नमेंट जो है उर्दू नाम वालों को भी कैटेगरी में रखती है। एक तो वो नाम है जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं, एक वो नाम है जो सरकार से विरोध करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, एक वो नाम है जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो है वो टारगेट किया जाता है जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो सरकार की नीतियों को समझ रहे हैं, गलत नीतियों को समझ रहे हैं और फिर उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं और उसके खिलाफ जो है अपने जो है अपना विरोध जता रहे हैं, अपने डिमांड्स रख रहे हैं। उनके जो कारनामे हैं, उनको काले कारनामे हैं, उनको जो है लोगों के दरमियान लाने की या देश की जनता के दरमियान लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे भी जो है वो टारगेट किया जा रहा है, ऐसे लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब देखेंगे पिछले कुछ सालों में कि ऐसे कितने मुस्लिम्स हैं। अभी 2 दिन पहले जो है वो सिद्दीक कप्पन जो है लखनऊ के जेल से रिहा होकर आए हैं, तो वो तो जर्नलिस्ट थे और क्यों थे, क्योंकि वो मुस्लिम नाम के थे, इसलिए उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह जब आप देखेंगे कि एक लड़का जो IIT टॉपर है सर्जिल इमाम, उसको जेल में बंद कर लिया गया। एक इसी तरह जब आप देखेंगे कि खालिद सैफी जो कि दाढ़ी, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है और जो है इंसाफ की बात करता है, जो मजलूमों की फैमिलीज का सपोर्ट कर रहा था, जो लोगों के साथ जो है वो लोगों की हेल्प और मदद करता है, अब उसको जो है अरेस्ट कर लिया। इसी तरह जब आप देखेंगे कि उर्दू नाम वाले उमर खालिद हैं, वो स्टूडेंट्स हित की स्टूडेंट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जब इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिलेंगे कि किस तरह से जो है आवाज़ को जो है वो बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं। मैंने जो नाम आपको बताए हैं, बहुत सारे नाम छूट गए हैं, लेकिन सब पढ़े लिखे लोग हैं जो कुछ सोचते हैं, अपने पास दिमाग रखते हैं, अच्छा और बुरे का जो है वो फैसला कर लेते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को आप उठाइए और उठा के जेल में डाल दीजिए। आसिफ, मेरा सवाल आपसे ये है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त आपने जेल में बिताया है, आपको डर नहीं लगा, कहीं हिम्मत नहीं हारी कि सत्ता जितनी बदसूरती से और बेगुनाह होने के बावजूद बर्बरता के साथ आप लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर रही थी, और जिस टाइम उम्मीद नहीं थी, तो क्या आपको लगा था कि ये दिन जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगा था, क्योंकि कहते हैं कि UAPA में 5 साल तक बेल नहीं होती है, तो आपको लगा था कि ये दिन भी जरूर आएगा? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है। जब मैं जेल के अंदर पहुंचा तो हमारे बहुत सारे जो जेल में पहले से थे, जिन पे UAPA के केसेस लगे हुए थे, उन लोगों ने बताया कि आप पूछा मुझसे किस केस में आया हूँ। मैंने कहा कि ये केस है, क्या लगे हुए हैं, धारा पूछते हैं जेल के अंदर। तो हमने कहा कि UAPA है और ये है। तो कहा कि आप तो 5 साल तक भूल जाओ। कि उन्होंने कहा कि 2-3 एग्जाम्पल जो जेल में इनमेट्स थे, उन्होंने कहा एक तो UAPA के 5 साल से पहले बेल नहीं मिलती है, दूसरा एक मकोका होता है उसमें नहीं मिलती है, NDPS में जो है वो बेल नहीं मिलती है। तो इस तरह के उन्होंने बताया कि इन सब धाराओं में जो है वो बेल नहीं मिलती। तो 5 साल तक आराम से तुमने अपने 5 साल की खुराक लेके जेल में आए हो, तो उम्मीद मत रखना। लेकिन मुझे उस दरमियान मजबूती कैसे मिली, मैं किस तरह से जो है वो इन चीज़ों से लड़ सका, क्योंकि ये अपने आप में एक टेंशन होता है। कोई भी इंसान हो, जब उसके सामने इस तरह की बात होगी कि आपको जेल में रहना है, 5 साल से पहले नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर उनसे ख्याल आते हैं, वो टूट जाता है। लेकिन मेरे साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, ये था कि मैं एज अ मुस्लिम जो है कुरान को पढ़ा हुआ हूँ, मैं हदीस को पढ़ा हुआ हूँ,
तो जब मैं कुरान और हदीस का मुताला करता हूँ या उससे स्टडी करता हूँ तो उसे ये पता चलता है कि जब आप इंसाफ के लिए लड़ेंगे, जब आप जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ बुलंद करेंगे, तो आप जो है उसके शिकार बनाए जाएंगे, आप जो है टारगेट किए जाएंगे, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए जो है हर तरह हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो वो कोशिश हमारे साथ हो रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल कुरान ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है सूरह यूसुफ के अंदर, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो मिस्र का बादशाह था उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया, और कैद करने के बाद उस पर जुल्म किए, सितम किए। तब भी आप देखेंगे कि जब भी किसी की ऐसे बेगुनाह की जब अरेस्टिंग होती है तो कहते हैं कि लोग तुमने सुन्नत यूसुफिया अदा करके आए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया हमारे जहन में था कि किस तरह से जो है वो जुल्म के खिलाफ वो खड़े थे, नाइंसाफी हो रहे थे, तो उसमें जो है आवाज़ बुलंद कर रहे थे और मिस्र के बादशाह ने उनके साथ इस तरह का जो है व्यवहार किया। ठीक इसी तरह जब आप देखेंगे कि जब इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में काबिज हो गए तो उसमें किस तरह से जो है वो आंदोलन चला, किस तरह से मूवमेंट चला, और किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने जो है वो लड़ाई लड़ी और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही परेशानियों का सामना हम कर रहे थे कि उनको भी जो है वो अंग्रेज जेल में बंद कर देते थे, कैद कर देते थे, उनको फांसी पे लटका देते थे, लेकिन फिर भी वो उनके आगे घुटने नहीं टेके, उनसे माफी नहीं मांगे। वो अपने विजन को लेके, अपने मकसद को लेके जो है वो एकदम क्लियर था और वो लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो मेरा भी जो अपना विजन था, अपनी सोच थी, अपना जो था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं कोई चोरी नहीं किया हूँ, मैं कोई डकैती नहीं किया हूँ, मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ा हूँ, मैं किसी के साथ कोई गलत नहीं किया हूँ। तो मैं जो किया हूँ वो ये सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है, ये गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं समझता हूँ। और मैं अगर इस तरह के हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है तो हम बर्दाश्त करेंगे, आजमाइश है। ये आप देखेंगे कि जुल्म तो जुल्म है, जब जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, एक शेर है इस तरह से। तो मैं वही था कि जुल्म है, अभी बढ़ा हुआ है, जब कभी कम होगा तो फिर हम जो है बताएंगे कि आप हम पे जुल्म कर रहे थे, और हम आज भी बता रहे हैं। और जब हम ऐसे वक्त में हमारे लोगों ने बताए कि आप जुल्म कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे, आपको इसमें बता रहा था कि मीडिया ने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की, तो उस वक्त जो है जब वो जुल्म के साथ खड़े थे, लेकिन हम कुछ ऐसे भी मीडिया थे जो जिन्होंने जो है पॉजिटिव में दिखाया, वो हमारे साथ खड़े थे, तो वो ये बता रहे थे कि आप जुल्म कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे जिनको अरेस्ट नहीं किया गया था, वो हमारे साथ खड़े थे, वो सरकार को बता रहे थे कि तुम जो कर रहे हो ये जुल्म है इन पे। तो इसी तरह जो है जब हम लोग जेल नहीं गए थे, तो जब आप भीमे कोरे गांव में जो है लोगों को उठा कर अरेस्ट कर दिए थे, तो हम ये बोल रहे थे कि आप जो है वो भीमे कोरे गांव में जो है जिन लोगों को उठाया वो आपने उन पे जुल्म किया है। आप जब आदिवासी और दलितों पे जुल्म कर रहे थे तो हम बोल रहे थे। तो बोलने वाले लोग हर दौर में आते हैं, कभी थोड़े कभी ज्यादा। तो इसी तरह जुल्म का भी मसला है कि कभी जुल्म जो है बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए जो है कुछ न कुछ लोग खड़े होते हैं। आज हम लोग खड़े थे, कल हम लोग खड़े थे, आने वाले वक्त में नए लोग आएंगे, वो जो है इस जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। तो इस सोच के साथ जो है हम जेल के अंदर अपना वक्त गुजार रहे थे कि उसमें हमको एक अच्छा मौका मिला हुआ था कि चलो जितना स्टडी कर सकते हैं कर लो। कोर्स का सिलेबस तो पढ़ते ही रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी जो है वो और पढ़ लिया जाए, क्योंकि जब बाहर आएंगे तो आप जैसे लोग होंगे जो इंटरव्यू के लिए जब बैठाएंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। तो इसलिए जो है वहाँ पे रह के मैंने 13 महीने स्टडी की, उसमें जो है हमने पढ़े, उसमें हमने इस्लाम को भी पढ़ा और भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। हमने अपनी तारीख को भी पढ़ा, इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ा, अपने बुजुर्गों को भी पढ़ा, जो है वो तमाम चीज़ों को पढ़ के तब उस बुनियाद पे जो है आज हम आपके साथ बैठे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, आज भी और आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये तो बात हुई आपकी, लेकिन जब भी पुलिस जेल जाने की बात आती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो वो परिवार करता है। आसपास का माहौल बदल जाता है, देखने का तरीका बदल जाता है। तो परिवार कैसे अपने आप को हिम्मत देकर आपके साथ खड़ा रहा उस दौर में? आसिफ, देखिए, एक तो फैमिली मेरी जो है वो, मैं वाकई फैमिली सर्वाइव करती है, आपकी बात बिल्कुल सही है सबसे ज़्यादा। और लेकिन मैं अपनी फैमिली को, जब नजीब का मूवमेंट शुरू हुआ था और मैं एक्टिविज्म में अपने कदम को आगे बढ़ाया था, तो मेरे घर वाले मुझसे कहते थे कि बेटा तुम कहाँ इन सब प्रोटेस्ट में जाते हो, क्या ये सब क्यों करते हो। तो उस वक्त मैंने अपनी फैमिली का बहुत क्लियर जो है उनके जो सवालात थे उनको हमने क्लियर किया था, ये कहते हुए कि चलिए आज फातिमा नफीस हैं, उनका बेटा जो है वो नजीब गायब हो गया है और हम उसके आवाज़ उठा रहे हैं। अगर कल मैं गायब हो जाऊँ तो जो लोग आवाज़ उठाएंगे तो क्या उनके साथ क्या इस तरह की बात करेंगे। हमारे कई सारे रिलेटिव ने ये कहा
कि तुम क्यों इस तरह की चीजें करते हो। हमने कहा कि अगर आपका बेटा, मैं अपनी फैमिली की बात बता रहा हूँ कि अगर आपका बेटा गायब हो जाए, अगर मतलब मेरा कजन गायब हो जाए और मैं उसके लिए आवाज उठाऊं तब भी आप मुझे यही बोलते। तो मैं बहुत क्लियर तरीके से अपनी फैमिली का जो है इस बात की तरफ ले आए थे कि जुल्म हो रहा है और उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हमारी फैमिली भी हर एक माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़े, अच्छी जॉब करे, अच्छी नौकरी करे, पैसा कमाए, घर बनाए, गाड़ी में घूमे। लेकिन हमने अपनी फैमिलीज का जो है कन्विंस करने में, उनको बताने में कि ये जुल्म है और इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। लोग लड़े हैं तो आज हम आजाद हुए हैं, तो हम लड़ेंगे तो ये जुल्म कम होगा। हमारे साथ मौजूद थे आसिफ इकबाल तन्हा, जिन्होंने सत्ता की आंख में आंख डालकर ये कहा है कि आप चाहे जितने केसेस हम पर लगा लीजिए, लेकिन सवाल पूछना, नीतियों पर सवाल उठाना कोई जुर्म नहीं।